वैद्युत रसायन के पहले भाग में हमने वैद्युत रसायन को समझा था, इलेक्ट्रोड को समझा था, हमने इलेक्ट्रोड विभव को समझा था, हमने समझा था कि सेल क्या होता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल को समझा था, वैद्युत रासायनिक सेल को समझा था, क्या उनमें अंतर होता है इस बारे में भी हमने बात की थी। इस भाग में हम समझेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। उसके पश्चात हम समझेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग क्या होता है। नेल्सन समीकरण को समझेंगे, कोलराउस के नियम को समझेंगे, अनंत तन्यता पर मुलर चालकता हम निकालेंगे, अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता हम ज्ञात करेंगे। उसके पश्चात आप बैटरी को देखोगे, जिसको आप वैद्युत रासायनिक सेल भी कहते हो या उसको आप व्यावसायिक सेल भी कहते हो। बैटरियों को देखने के पश्चात अंतिम प्रकरण की तरफ हम बढ़ेंगे और संचारण को देखते हुए इस अध्याय का समापन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सबसे पहले मानक शब्द को समझो। प्रकरण है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब भी बालक ये मानक शब्द आ जाए ना, दो तीन चीजें फिक्स कर लो। पहला तो तापमान हो 25 डिग्री सेल्सियस, सांद्रता हो 1 मोलर, दाब हो 1 एटीएम यानी 1 वायुमंडलीय दाब। तो आप क्या कहते हो, वो कैसी स्थिति है, मानक स्थिति है। और चूंकि गैसीय इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हो तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम कह देते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हो तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम कह देते हैं। हमें ये ज्ञात है वैद्युत रासायनिक श्रेणी से कि जो हाइड्रोजन है उसकी वोल्टता जो होती है, मानक इलेक्ट्रोड वोल्टता जो होती है वो 0.00 वोल्ट होती है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो हाइड्रोजन है उसकी जो इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, वो 0.00 वोल्ट होती है। तो देखते हैं थोड़ा सा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिखता किस प्रकार का है और ये कार्य क्या करता है, इसके उपयोग क्या है। आप एक पात्र लेते हैं और इस पात्र में HCl द्रव लेते हैं और जो ये HCl द्रव है इसकी मोलरता आपको रखनी होती है 1 मोलर। इसकी मोलरता 1 मोलर रखनी है। इसमें हम एक इलेक्ट्रोड डालते हैं और ये इलेक्ट्रोड प्लैटिनम की होती है। ये इलेक्ट्रोड प्लैटिनम की होती है और इस प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड के ऊपर कांच की एक नलिका होती है और इस कांच की नलिका में हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कराते हैं। H2 गैस को क्या कराते हो आप, प्रवाहित कराते हो। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये प्लैटिनम धातु की है जिसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक चढ़ा होता है। क्या चढ़ा होता है, प्लैटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है। इसमें HCl द्रव भरा है, जिस HCl द्रव की सांद्रता कितनी है, 1 मोलर है और ये हाइड्रोजन गैस का जो दाब होगा वो 1 वायुमंडलीय दाब होगा, 1 atm प्रेशर होगा। तो जब इस प्रकार के इलेक्ट्रोड का हम निर्माण करते हैं तो इस इलेक्ट्रोड को आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हो और इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो कितना होता है, 0.00 वोल्ट होता है। तो सामान्य शब्दों में आप बालक बता सकते हो कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग
किसी भी सेल के अर्ध सेलों का वैद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में होता है। जैसे कि डेनियल सेल है, डेनियल सेल में एक तरफ जिंक और दूसरी तरफ कॉपर, एक जिंक इलेक्ट्रोड है, दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो जिंक इलेक्ट्रोड का आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोड वोल्ट था, तो आप एक तरफ हाइड्रोजन को जोड़ दोगे और आपको पता है ना ई इलेक्ट्रोड बराबर ई दाया माइनस ई बाया, तो आप ई दाया माइनस ई बाया करके क्या निकाल लोगे, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हो। किसी भी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन की सहायता से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हो। फिर से समझो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग आप किसी भी सेल में अर्ध सेलों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए करते हैं, क्योंकि हम हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से 0.00 वोल्ट मान लेते हैं। अब ये 0.00 वोल्ट है, तो जो सेल विभव होगा वही तो इलेक्ट्रोड का विभव आ जाएगा, चाहे जिंक की बात करें चाहे हम कॉपर की बात करें। जो सेल विभव होगा वही इलेक्ट्रोड का विभव होगा। चूंकि हाइड्रोजन का तो 0 है, तो इसका तो वोल्टता होना नहीं है, तो आसानी से आप इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर पाते हो। ये है उपयोगिता किसकी, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, जिससे हमें सबसे अधिक भय लगता है नेंसर्ट समीकरण। बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में हम उसको समझ पाएंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका भय इससे समाप्त हो जाएगा, निश्चित ही समाप्त हो जाएगा। नेंसर्ट समीकरण की आप बात करते हैं। नेंसर्ट समीकरण, सबसे पहली बात कि हम जानते हैं नेंसर्ट समीकरण दिया किसने, एक साहब थे नेंसर्ट, और इन्होंने बहुत ज्यादा अध्ययन किया था सेल के बारे में, इलेक्ट्रोड के बारे में। तो सेल और इलेक्ट्रोड को ध्यान रखते हुए इन्होंने एक समीकरण बनाया जिससे हम उस संपूर्ण सेल का सेल विभव ज्ञात कर सकते थे, अथवा प्रत्येक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते थे। तो सेल का सेल विभव ज्ञात करना हो या प्रत्येक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना हो, तो उसके लिए नेंसर्ट साहब ने एक समीकरण प्रस्तुत किया, जिस समीकरण को हम नेंसर्ट समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसके सहायता से हम सेल का सेल विभव ज्ञात कर सकते हो या सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हो, उस समीकरण को नेंसर्ट समीकरण कहते हैं। क्योंकि नेंसर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि नेंसर्ट साहब ने इस समीकरण को दिया, इसलिए समीकरण को क्या कहते हो आप, नेंसर्ट समीकरण कहते हो। आप देखो, हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रोड है धातु का ही बना होगा। धात्विक यदि इलेक्ट्रोड है तो किसका बना है, धातु का बना है। तो मेटल को M से दर्शाते हो ना, तो यदि आपको निकालना हो नेंसर्ट समीकरण इलेक्ट्रोड के लिए, जरा सा देखते हैं इलेक्ट्रोड के लिए नेंसर्ट समीकरण क्या है। इलेक्ट्रोड के लिए हम नेंसर्ट समीकरण देखेंगे। इलेक्ट्रोड के लिए जब नेंसर्ट समीकरण देखोगे तो E, अब आपको पता है M/Mn प्लस, ये धातु है और ये धातु आयन है। मान लो कि धातु है तो धातु विद्युत धनी होता है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, तो धातु से क्या बनेगा, धातु आयन बनेगा। बराबर होता है E0 M/Mn प्लस माइनस RT/NF, log n पढ़ते हो आप,
धातु की सांद्रता अपान धातु आयन की सांद्रता, धातु की सांद्रता अपान धातु आयन की सांद्रता। अब आप देखो ये इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव है। अब चाहे वो इलेक्ट्रोड जिंक हो, चाहे कॉपर हो, चाहे निकेल हो, चाहे क्रोमियम हो, किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड हो, उसका ये इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए इस समीकरण का आप उपयोग करोगे। अब ये क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, नॉट लग गया ना वाला तो ये मानक हो जाता है। और मानक का मतलब हम पहले भी समझ चुके हैं कि तापमान 25 डिग्री, सांद्रता 1 मोलर और दाब 1 वायुमंडलीय। रटना है क्या, नहीं रटना है, सामान्य भाषा में हम समझते हैं। और आप इसको और आसान कर दो थोड़ा सा, तो जो R है बालक, R चूंकि गैसीय स्थिरांक होता है, लेकिन हम विलयन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ विलयन स्थिरांक होता है और R की जो वैल्यू होती है वो 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है, ये R की वैल्यू होती है। ये T है बालक ना, तो T टेम्परेचर है, और चूंकि मानक की बात कर रहे हो तो मानक में टेम्परेचर कितना लेते हो, 25 डिग्री सेल्सियस। चूंकि हमने R की वैल्यू केल्विन में ली है ना, तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलते हो तो 298 केल्विन आता है। अब आप बात करो N की, तो N जो है बालक स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है। अब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन धातु से निकल रहे हैं और धातु आयन बन रहा है, वही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मान लो जिंक है, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और Zn2+ बना, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हो गए। कॉपर है, Cu2+ है, और Cu2+ में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े और वो कॉपर धातु का निर्माण कर लिया, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। तो जब भी आपसे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए तो आप देखोगे कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो हो जाएगी। इसको किससे दर्शाओगे वाला, स्मॉल n से, नॉट n, स्मॉल n से आप दर्शाओगे। अब आप बात करते हो F, ये फैराडे नियतांक है, फैराडे नियतांक या फैराडे स्थिरांक बोलते हो। और हमको पता है, फिजिक्स में भी हम बहुत पढ़ते हैं कि 1F बराबर 96,500 कूलाम होता है। और जो ln है वाला, log n जिसको बोल रहे हो, आप मैथमेटिक्स में पढ़े हो या आप फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल, गणितीय संकलन जो आता है शुरू में ही 11th में आता है, वो आप पढ़े होंगे कि ln बराबर होता है 2.303 log बेस 10। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इस वैल्यू को हम इस समीकरण में पुट करेंगे और देखेंगे कि इस समीकरण को हम और आसान कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हमको पता है Em/Mn इज इक्वल टू E0 M/Mn प्लस माइनस R की वैल्यू बोलो 8.314 इंटू 298 इंटू 298 इंटू ln की वैल्यू 2.303 अपॉन जो n है, चूंकि वैल्यू तो है नहीं n की, तो हम n रख दिए, और f की वैल्यू 96,500 कूलाम। बाकी चीजें यहाँ ln के जगह log हो जाएगा, log बेस 10 हो जाएगा। और धातु की सांद्रता अपान धातु आयन की सांद्रता। अब देखो Em/Mn प्लस इज इक्वल टू E0 M/Mn प्लस
माइनस, इसको आप जब सॉल्व करते हैं वाला तो आता है 0. इसको सॉल्व करते हो तो आता है 0.0591 अपॉन n log बेस 10 होगा। धातु की सांद्रता, बड़े ब्रैकेट में धातु को कर दिए तो ये धातु की सांद्रता पढ़ते हैं, और बड़े ब्रैकेट में धातु आयन को कर दिए तो धातु आयन की सांद्रता पढ़ते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोड के लिए नेंसर्ट समीकरण। यहाँ किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए यदि हमको नेंसर्ट समीकरण निकालना है तो आप सीधे सीधे Em/Mn प्लस इज इक्वल टू E0M/Mn प्लस माइनस RT/NF log n पढ़ते हो, धातु की सांद्रता अपन धातु आयन की सांद्रता। क्योंकि R गैसीय स्थिरांक होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इकाइयों के लिए R की वैल्यू अलग अलग होती है, मात्रा के आधार पे R की वैल्यू बदलती है। क्योंकि तापमान हमने केल्विन में लिया है तो आप R की वैल्यू 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल आप लेते हो। T हमको पता है 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तो आप इसको केल्विन में बदलोगे तो 298 केल्विन होता है। n स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, F फैराडे नियतांक या फैराडे स्थिरांक होता है, और 1F की वैल्यू 96,500 कूलम होता है। और 96,500 कूलम F की वैल्यू हुई। ln की आप बात करते हो तो आपको ये ज्ञात है कि ln क्या है बालक, आपको पता है कि ln क्या है, log n पढ़ते हैं, और log n की वैल्यू क्या होती है, log n की वैल्यू 2.303 log बेस 10 होती है। अब आपको पता है ये धातु की सांद्रता अपन धातु आयन की सांद्रता, धातु की सांद्रता अपन धातु आयन की सांद्रता, ये चीजें आपको दी हुई होंगी। आपने इन सारी वैल्यू को पुट किया तो एक सामान्य समीकरण हमको मिल गया, E/Mn प्लस इज इक्वल टू E0M/Mn प्लस माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 धातु की सांद्रता अपॉन धातु आयन की सांद्रता। अब आप बताओ इलेक्ट्रोड के लिए नेंसर्ट समीकरण बच्चों का खेल हो गया कि नहीं हो गया? आप इसी को क्या कहते हो, इलेक्ट्रोड के लिए क्या है, नेंसर्ट समीकरण है। इलेक्ट्रोड के लिए क्या है, नेंसर्ट समीकरण है। अब यहाँ धातु जिंक दे तो भी कर लोगे, कॉपर दे तो भी कर लोगे, निकिल दे तो भी कर लोगे, प्लेटिनम दे तो भी कर लोगे, जो धातु दे दे बस उस धातु को रख के उस इलेक्ट्रोड के लिए नेंसर्ट समीकरण आप निकाल लोगे। इज इट क्लियर? अब क्या धातु दे रहा है एग्जामिनर, वो एग्जामिनर के ऊपर छोड़ दीजिए, आप समीकरण बस ध्यान दीजिए और इजीली आराम से कर लीजिए, रटने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम देखेंगे सेल के लिए नेंसर्ट समीकरण, सेल के लिए नेंसर्ट समीकरण, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे सेल के लिए नेंसर्ट समीकरण। अब हम बात करेंगे सेल के लिए नेंसर्ट समीकरण। किसकी बात करेंगे? सेल के लिए नेंसर्ट समीकरण की बात करेंगे। तो हमको पता है कि सेल का निर्माण यानी वैद्युत रासायनिक सेल की बात कर रहे हो, और आप यदि वैद्युत रासायनिक सेल की बात कर रहे हो बालक, तो आपको पता है कि उसमें अर्ध सेल होंगे। अगर डेनियल सेल की बात कर रहे हो तो जिंक होगा और कॉपर होगा। अगर आप डेनियल सेल की, एक प्रारूपिक डेनियल सेल की बात कर रहे हो तो जिंक इलेक्ट्रोड है और कॉपर इलेक्ट्रोड है। जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को वायर से जोड़ दिए, वोल्टमीटर लगा दिए तो गैल्वेनिक सेल हो गया, या डेनियल सेल हो गया, या वैद्युत रासायनिक सेल हो गया। अब इसमें आप बहुत ही ध्यान से समझोगे
कि सेल का मतलब दोनों इलेक्ट्रोडों से है, दोनों अर्ध सेलों को है, दोनों अर्ध सेलों को मिला दिए तो सेल बनाना। आप लिखते हो, पढ़ते हो, बहुत जगह देखे हो कि ई सेल बराबर क्या होता है। ई सेल बराबर क्या होता है, ई दाया माइनस ई बाया। आप बोलते हो ना ई दाया माइनस ई बाया। अब देखो ई दाया माइनस ई बाया से आप क्या निकाल लेते हो, ई दाया माइनस ई बाया से क्या निकाल लेते हो, आप सेल विभव निकालते हो। सेल का क्या निकालते हो, विभव निकालते हो। और सेल का आप विभव निकाल रहे हो तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, मान लो वो डेनियल सेल है, तो जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड, तो कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव से जिंक के इलेक्ट्रोड विभव को यदि आप घटाते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ई सेल प्राप्त हो जाएगा, सेल विभव प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप देखो ये वैल्यू तो फिक्स है, इसको हम मिटा देते हैं, आपने पहले भी इसको लिख चुका है। अब डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो अगर हम डेनियल सेल की बात करें तो Cu2 प्लस आब्लिक Cu कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया, और कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस करोगे ई Zn आब्लिक Zn2 प्लस, ये जिंक का इलेक्ट्रोड विभव हो गया, इज इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस आब्लिक Cu माइनस ई नॉट Zn आब्लिक Zn2 प्लस माइनस RT अपॉन NF Ln धातु की सांद्रता अपॉन धातु आयन की सांद्रता। अब आपको पता है ई दाया माइनस ई बाया ई सेल होता है ना, अरे बोलो भाई, ई दाया माइनस ई बाया ई सेल होता है ना, तो इसको आप ई सेल लिख सकते हो क्या, बोलिए ई सेल लिख सकते हैं ना। आप बोलिए ये ई नॉट दाया माइनस ई नॉट बाया, ई नॉट सेल लिख सकते हैं क्या, ये क्या हो गया, ई नॉट सेल हो गया। और आपको पता है आर की वैल्यू 8.314 इंटू टी की वैल्यू 298, एल की वैल्यू 2.303 लॉग बेस 10 अपॉन एन एज इट इज लिख दो, और फैराडे स्थिरांक 96,500। धातु की सांद्रता अपॉन धातु आयन की सांद्रता। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल और माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 धातु की सांद्रता अपॉन धातु आयन की सांद्रता। ये क्या हो गया, सेल के लिए नेंसर्ट समीकरण, सेल के लिए नेंसर्ट समीकरण। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, सेल का सेल विभव ज्ञात कर सकते हैं। आपको जब भी नेंसर्ट समीकरण के बारे में कहा जाए और नेंसर्ट में सेल की बात की जाए या इलेक्ट्रोड की बात की जाए, तो हमने पीछे देखा कि इलेक्ट्रोड के लिए कैसे ज्ञात करोगे नेंसर्ट समीकरण, और आसान शब्दों में हमने समझा कि सेल के लिए नेंसर्ट समीकरण कैसे ज्ञात करोगे। एक चीज पूछ दिया जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया के टर्म में नेंसर्ट समीकरण कैसे ज्ञात करें। रेडॉक्स अभिक्रिया के टर्म में नेंसर्ट समीकरण कैसे ज्ञात करें, तो उसको भी यहीं पे समझ लो बहुत ही आसान भाषा में। हमें ये ज्ञात है पहले से, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो अपचयन, इसमें किसी को कोई संदेह है क्या। और आपको पता है कि जिसकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है
उसको क्या, ऑक्सीकारक। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, और जिसकी उपस्थिति में निकल रहा है उसको क्या, ऑक्सीकारक। और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन, जिसकी उपस्थिति में जुड़ रहा है उसको क्या, अपचायक कहते हो। उसको क्या कहते हो, अपचायक कहते हो। तो अब देखो, ऑक्सीकरण और अपचयन ये धातु है ना बालक। अब धातु कब बनेगा, जब यहाँ कॉपर आयन है, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़े तो धातु बना। यानी इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या, अपचयन। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या, अपचयन। और जिसकी उपस्थिति में जुड़ेगा वो क्या, अपचायक। जिसकी उपस्थिति में जुड़ेगा वो क्या, अपचायक। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या, ऑक्सीकरण, और जिसकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो क्या, ऑक्सीकारक। तो आप यहाँ बस क्या चेंज कर दोगे, यहाँ क्या लिख दोगे, यहाँ ऊपर क्या लिख दोगे, अपचायक। क्या लिख दोगे, अपचायक। और यहाँ नीचे क्या कर दोगे, ऑक्सीकारक। ये किसके टर्म में हो गया, रेडॉक्स के टर्म में हो गया। ठीक है, बस यहाँ इतना परिवर्तन करना है। चूंकि हमें ये ज्ञात है पहले से कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन होता है, जिसकी उपस्थिति में जुड़ रहा है उसको अपचायक। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण होता है, जिसकी उपस्थिति में निकलता है उसको ऑक्सीकारक। तो रेडॉक्स के टर्म में भी हमने क्या निकाल लिया, सेल विभव को ज्ञात कर लिया। और सेल विभव को ज्ञात करना बच्चों का खेल हो गया। इलेक्ट्रोड विभव को भी ज्ञात कर लिए। और नेंसर्ट समीकरण जो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन रहा था, उसे हम आसान भाषा में समझ गए। करके आ जाओगे ना आप। तो 5 नंबर तो पक्का ही समझो। अगर नेंसर्ट समीकरण पूछा तो आसानी से हम इसको करके आ जाएंगे। इसके जगह पे कोई भी धातु पूछे, कोई भी धातु दे दे, बस आप ये ध्यान रखोगे कि किसका ऑक्सीकरण कराना है, किसका अपचयन कराना है, इस बातों का हमको ध्यान देना है। जैसे कॉपर आयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो कॉपर, और जिंक आयन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो क्या, जिंक आयन, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो जिंक आयन ऑक्सीकरण हो रहा है, और कॉपर में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो अपचयन हो रहा है। तो ये नेंसर्ट समीकरण हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे हम समझेंगे कोलराउस का नियम, जो आप बड़ी परेशान हो उससे भी छुटकारा दिलाते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक हम थोड़ा सा जल ग्रहण कर लें। चलो बालक, अब देखते हैं कोलराउस का नियम। कोलराउस साहब ने बड़ी नींद आराम कर रखी है आप लोग की। कोलराउस साहब से भी दो हाथ करते हैं, जरा सा समझते हैं कि कोलराउस साहब कहना क्या चाहते हैं। वैद्युत रसायन में 2-3 चीजें अगर याद है तो पूरे अध्याय की टेंशन करनी ही नहीं है। पहला, आपको सेल के बारे में पता हो, वैद्युत अपघटनी और वैद्युत रासायनिक सेल। दूसरा, आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में ज्ञान हो। तीसरा, आपको नेंसर्ट समीकरण के बारे में ज्ञान हो। और चौथा, कोलराउस के बारे में ज्ञान हो। तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, चैप्टर संपूर्ण हो जाता है। अब सेल जान गए तो बैटरी कर ही लोगे ना, और संचारण तो बहुत ही आसान प्रक्रम है। तो आप देखो कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम। कोलराउस साहब ने अपना नियम दिया, और इस नियम में 2 बातें बताई। पहली बात मोलर चालकता के बारे में उन्होंने बताई, दूसरी बात तुल्यांकी चालकता के बारे में बताई। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन रखी कि जो तनुता रखा उन्होंने अनंत रखा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन रखा।
अनंत तनुता पर उन्होंने बात की। कोलराउस साहब ने कहा कि कोई यदि वैद्युत अपघट्य का विलयन है, कोई वैद्युत अपघट्य का विलयन है जिसकी तनुता अनंत हो, जिसकी तनुता क्या हो, अनंत हो, तो अनंत तनुता पर उस वैद्युत अपघट्य के विलयन का जो मूलर चालकता होगा उसके धनायनों व ऋणायनों के आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होगा। जैसे हम एक उदाहरण लें AXBY और हमने मान लिया ये वैद्युत अपघट्य है, तो आपको पता है कि A पे Y प्लस B पे X माइनस, A की संख्या X है तो संख्या को पहले लिखते हैं, B की संख्या Y है तो संख्या को पहले दर्शाते हैं। तो अब ये एक वैद्युत अपघट्य हो गया और इस वैद्युत अपघट्य का मूलर चालकता निकालना है हमको अनंत तनुता पर। तो कोलराउस साहब ने कहा कि जो भी मूलर चालकता आप निकालोगे वैद्युत अपघट्य का अनंत तनुता पर, वो इनके आयनों के आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होगा। तो आप लैम्डा इनफाइनाइट धनायन को ले लो, AY प्लस है प्लस लैम्डा इनफाइनाइट BX माइनस है, तो ये आयनिक चालकता हो गया। A की संख्या चूंकि X तो लैम्डा के पहले दर्शाते हो, B की संख्या चूंकि Y तो आप लैम्डा के पहले दर्शाते हो। तो कोलराउस साहब ने कहा कि किसी वैद्युत अपघट्य का मूलर चालकता उनके आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है, उनके आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। कंडीशन मात्र एक ही है, तनुता क्या हो, अनंत हो, तनुता क्या हो, अनंत हो। तो आपसे पूछ लिया जाए कोलराउस नियम, तो आप सामान्य भाषा में बताओगे तो कि कोलराउस के नियमानुसार किसी वैद्युत अपघट्य का अनंत तनुता पर मूलर चालकता उसके आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही क्या है, कोलराउस का नियम है। अब एक उदाहरण लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड का उदाहरण लेते हैं। एक वैद्युत अपघट्य हमने लिया AlCl3। अब आपको पता है AlCl3 आप लोगे तो ये टूटेगा, Al पे कितना प्लस 3 प्लस Cl पे कितना माइनस 1 माइनस। चूंकि Al की संख्या 1 है तो यहाँ 1 लिखे ना लिखे कोई अंतर नहीं, Cl की संख्या 3 है तो संख्या को हम हमेशा पहले दर्शाते हैं। लैम्डा इनफाइनाइट M, अब मूलर चालकता किसकी है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की है, AlCl3 की है। अब आप बताओ एल्यूमिनियम पे 3 प्लस है, सॉरी इक्वल का साइन लगाओगे ना, और आयनिक चालकता लोगे लैम्डा इनफाइनाइट Al पे कितना प्लस 3 प्लस है, Al की संख्या 1 है तो 1 लिखो ना लिखो कोई अंतर नहीं, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl पे माइनस, और Cl की संख्या कितनी 3, तो इसको पहले दर्शाओगे। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड की क्या हो गई, मोलर चालकता हो गई अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ, कोलराउस नियमानुसार। तो आप बताओ कोलराउस नियम में कोई समस्या आएगी क्या? जो इतना तोप है गोला है करते थे कितना आसान हो गया, कोई समस्या है नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हो, या लिखना क्या है स्क्रीनशॉट ले लो। अब कोलराउस के नियम को ही हम समझेंगे, लेकिन किसके सापेक्ष समझेंगे, तुल्यांकी चालकताओं के सापेक्ष समझेंगे। अभी हमने मोलर चालकता समझा है, अब हम तुल्यांकी चालकता के संबंध में समझेंगे कोलराउस नियम को। तो इसको मिटाते हैं फिर समझते हैं।
तुल्यांकी चालकता के संबंध में समझोगे तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ हम अनंत तनता की बात करेंगे। क्योंकि तुल्यांकी चालकता की बात करते हैं, तुल्यांकी चालकता की बात करते हैं तो EQ की बात करते हो। EQ मतलब इक्विवेलेंट, EQ मतलब इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब क्या? तुल्यांकी। इक्विवेलेंट का मतलब क्या? तुल्यांकी। और आप जब तुल्यांकी चालकता की बात करते हो, कब कर रहे हो तुल्यांकी चालकता की बात? अनंत तनका पर कर रहे हो। तुल्यांकी चालकता की आप बात कब कर रहे हो बालक? अनंत तनका पर कर रहे हो। तो कुलराउल साहब ने फिर से अपनी बातें दोहराई कि आप किसी भी वैद्युत अपघट्य का यदि तुल्यांकी चालकता ज्ञात करते हो, कहाँ? अनंत तनता पर, तो उसके आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो लैम्डा इनफाइनाइट EQ बराबर एक फॉर्मूला होता है 1/n+, लैम्डा इनफाइनाइट। अब पहले देख लो, ये एक समीकरण हमने ले लिया, A पे कितना प्लस, Y प्लस और B पे कितना माइनस, X माइनस। A की संख्या X, B की संख्या Y। अब इन्होंने कहा कि जो अनंत तनता पर तुल्यांकी चालकता है वो उसके आयनिक चालकताओं के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो 1/n+, n+ क्या है? धनावेशों की संख्या है। n+ क्या है वाला? धनावेश। जैसे A पे Y धनावेश है ना, Y+ धनावेश है, तो उसकी जो संख्या होगी यहाँ दर्शाओगे। और लैम्डा इनफाइनाइट धनायन क्या है? AY+, इसको दर्शाओगे प्लस 1/n- ऋणावेशों की संख्या। और ऋणावेशों की संख्या के बाद आप दर्शाओगे BX- को दर्शाओगे। तो ये क्या हो जाता है बालक? तुल्यांकी चालकता हो जाता है। जैसे हम इसका भी एक उदाहरण लेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। अब आप समझो कि एल्यूमिनियम सल्फेट की आप जब बात करोगे और ये एक वैद्युत अपघट्य है, तो ये विलेय होगा कि नहीं विलेय होगा? टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा ना। और आपको पता है कि Al पे कितना प्लस? 3+, और Al की संख्या कितनी? संख्या 2 होती है, और संख्या 2 है। आपको पता है सल्फेट पे कितना माइनस? 2 माइनस, और सल्फेट की संख्या कितनी? 3। आप बताओ 2 तिहाई 6+ हो गया, और 3 दूना 6 माइनस हो गया, यानी आवेश भी क्या है? संतुलित है। तो आपको अगर इसका तुल्यांकी चालकता निकालनी है अनंत तनता पर, तो लैम्डा इनफाइनाइट EQ, लैम्डा इनफाइनाइट EQ इज इक्वल टू 1/, आप बताओ एल्यूमिनियम पे कितना धनावेश है? 3 है ना। आप यहाँ 3 कर दोगे। अब 3+ नहीं करोगे, बस इसकी संख्या लिखते हो, 1/3 लिखते हो। आप बताओ लैम्डा इनफाइनाइट Al3+, आप बताओ सल्फेट पे कितना माइनस है? तो 1/, क्या कर दोगे? 2 कर दोगे। लैम्डा इनफाइनाइट SO4 पे कितना माइनस वाला? 2 माइनस। आप बताओ तुल्यांकी चालकता आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आसानी से कर ले जाओगे ना। कोई समस्या होगी क्या? कुलराउल जो इतना बड़ा समस्या बना हुआ था उसका समाधान भी हो गया। चाहे वो मूलर चालकता पूछे, चाहे वो तुल्यांकी चालकता पूछे, समाधान सामने है। ठीक है, अब इस समाधान को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे पहले कि ये गायब हो जाए। ठीक है, आप इसका क्या ले लेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये हमने समझ लिया कोलराउस का नियम, और आप, मुझे उम्मीद है कि जरूर करके आओगे यदि बोर्ड के एग्जाम में ये आता है तो।
कोलराउस के नियम को जानने के पश्चात हम बढ़ेंगे अब बैटरियों के तरफ कि बैटरियां क्या होती हैं। बैटरियां क्या होती हैं, इनके क्या गुणधर्म होते हैं, इनकी उपयोगिता क्या होती है। बैटरियां, बैटरीज कहते हैं वो इंग्लिश में। सबसे पहले बैटरियों के बारे में जो पहली बात आप याद रखोगे बालक, बहुत ही सरलता से याद रखोगे कि ये वैद्युत रासायनिक सेल होती हैं। इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिकॉज इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यह एक वैद्युत रासायनिक सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। और चूंकि व्यवसायिक दृष्टिकोण से आप बैटरी का उपयोग करते हो, घरों में, उद्योगों में, हर जगह पे हम बैटरी का उपयोग करते हैं, तो यह एक व्यवसायिक सेल भी है। इसे आप बैटरी को क्या कहते हो? व्यवसायिक सेल कहते हो। तो बैटरी के बारे में पहली बात आप याद रखोगे कि यह क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल है। वैद्युत रासायनिक सेल है, ये पहली बात हम याद रखेंगे। दूसरी बात आप याद रखोगे कि चूंकि वैद्युत रासायनिक सेल है, इसका व्यवसायिक स्तर पे उपयोग करते हैं ना, तो इसे व्यवसायिक सेल भी कहते हैं। इस सेल को आप क्या कहते हो? व्यवसायिक सेल कहते हो। और इस सेल के 2-3 मुख्य गुणधर्म हैं। पहला कि जो भी बैटरी होनी चाहिए वो वजन में हल्की होनी चाहिए। वजन में क्या हो? हल्की हो। तो इनका वजन कैसा होना चाहिए? हल्का होना चाहिए। दूसरा, पैसों की भी चिंता है ना हमें, इनकी जो कीमत होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए? कीमत कम होनी चाहिए। और तीसरा, जो इनकी वोल्टता में गिरावट होती है वो क्रमबद्ध होना चाहिए। एक बार पूरी वोल्टता में गिरावट नहीं होना चाहिए। जैसे आप सेलफोन यूज करते हो तो आपका सेलफोन जब बैटरी लो होता है तो क्रमबद्ध होता है ना, 10%, 9%, 8%, 7%, 6%, इस प्रकार से। ऐसा तो नहीं है कि 90 से सीधे स्विच ऑफ हो गया। अगर 90 से सीधे स्विच ऑफ हो गया तो वह एक अच्छी बैटरी नहीं है, वो बैटरी खराब हो चुकी है। तो आप याद रखोगे, पहला ये कैसी हो, दूसरा क्या हो, और तीसरा वोल्टता में क्रमबद्ध गिरावट हो। क्रमबद्ध गिरावट हो, वोल्टता में क्या हो? क्रमबद्ध गिरावट हो। ये एक व्यवसायिक सेल के गुण होते हैं। अगर किसी व्यवसायिक सेल में ये तीनों के तीनों गुण हैं तो वो एक अच्छी व्यवसायिक सेल कहलाती है या वह एक अच्छी बैटरी कहलाती है। अब बात करते हो आप बैटरियों के प्रकार की। बैटरियों के प्रकार में बैटरियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल। चूंकि ईंधन सेल का जिक्र आप में नहीं किया गया है, द्वादश के सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हम बात करेंगे प्राथमिक व द्वितीयक सेल की। प्राथमिक सेल क्या होते हैं, द्वितीयक सेल क्या होते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में इन दोनों को भी हम समझेंगे कि प्राथमिक सेल क्या होता है और द्वितीयक सेल क्या होता है। तो देखते हैं प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या होते हैं। प्राथमिक सेल को 1 डिग्री सेल भी कह सकते हो और द्वितीयक सेल को 2 डिग्री सेल भी कह सकते हो। प्राथमिक को हम 1 डिग्री से दर्शाते हैं ना,
और द्वितीयक को 2 डिग्री से दर्शाते हो, तो ये 1 डिग्री सेल हो गया, ये 2 डिग्री सेल हो गया। आपको मात्र एक अंतर याद रखना है इन दोनों सेलों में, मात्र एक अंतर कि प्राथमिक सेल में जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वो क्या नहीं होती, पुनः नहीं होती है। क्या नहीं होती है, पुनः नहीं होती है। और रेडॉक्स अभिक्रिया यदि पुनः नहीं होगी तो इसे हम पुनः चार्ज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। जबकि द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। मात्र एक सामान्य अंतर रखोगे, यानी कि जो प्राथमिक सेल होगा वो एक बार बैटरी लो हो गई तो आप उसे रिचार्ज नहीं कर सकते हो, नॉट रिचार्जेबल होता है, ठीक है। उसको हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। जैसे आप घड़ी में जो बैटरी लगाते हो, कैलकुलेटर में जो बैटरी लगाते हो, जैसे आप सब तो सुपर कंप्यूटर वाले जमाने के हो ना, तो कीबोर्ड में जो बैटरी लगाते हो, जो वाईफाई वाला कीबोर्ड है या माउस है, उसमें जो बैटरी लगाते हो उसे आप पुनः आवेशित नहीं कर सकते हो। तो उस प्रकार के सभी सेल जो पुनः आवेशित नहीं किए जा सकते हैं क्या है, और वे सभी सेल जो पुनः आवेशित किए जा सकते हैं वो क्या है। जैसे मैं मोबाइल को क्या बोलता हूँ, सेल फोन, बिकॉज वो द्वितीयक सेल है। कैसा सेल है, द्वितीयक सेल है। और द्वितीयक सेल है तो हम बार बार उसको चार्ज कर लेते हैं ना और उपयोग करते हैं ना, तो ऐसी सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है उसे क्या कहते हो, द्वितीयक सेल कहते हो। क्या कहते हो, द्वितीयक सेल कहते हो। इसका सामान्य उदाहरण आपका मोबाइल है, स्मार्टफोन जिसको कहते हो, स्मार्टफोन है, टैबलेट है जो आप यूज करते हो घरों में, इन्वर्टर वो है। अब आप समझो कि जब प्राथमिक सेल की बात करते हो तो इसमें मरकरी सेल की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मरकरी सेल, जो बटन जैसी सेल होती है ना, घड़ी में आप यूज करते हो, घड़ी में आप यूज करते हो बटन जैसी सेल, वो टॉय में भी, खिलौने में भी आप यूज करते हो बटन जैसी सेल। उस पे ऊपर देखना है जिंक का वो परत चढ़ा होता है पूरा का पूरा, ठीक है। और उस प्रकार के सेल को आप क्या कहते हो, मरकरी सेल कहते हैं। और जब आप द्वितीयक सेल की बात करते हो तो सबसे सामान्य उदाहरण है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। आप देखना जो मोबाइल की बैटरियां बनती हैं उस बैटरी पे लिथियम पॉलीमर लिखा होता है। क्या लिखा होता है, लिथियम पॉलीमर। सबसे बेहतर बैटरी होती है लिथियम की, ठीक है। लिथियम की सबसे बेहतर बैटरी क्यों होगी, क्योंकि लिथियम वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे आता है ना, और सबसे नीचे आएगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी में उसका इलेक्ट्रोड वोल्टता जो होता है वो -3.05 होता है, और -3.05 उसकी इलेक्ट्रोड वोल्टता है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। और जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा बालक, आप उसकी वोल्टता उतनी ही क्या होगी, बेहतर होगी। और उसकी वोल्टता में गिरावट भी एक बार न होके निरंतर होगी, जो किसी भी बैटरी के लिए बेहतर होता है। और उसकी लॉन्गिटिविटी होगी, लॉन्गिटिविटी यानी ज्यादा दिनों तक वो बैटरी क्या रहेगी, चलेगी और सुरक्षित रहेगी। तो ये सीसा संचायक सेल भी एक उसी प्रकार की बैटरी है, द्वितीयक सेल है, जिसका उपयोग आप करते हो। लेड का उपयोग चूंकि इसमें करते हैं, सीसा आपको पता है ना, लेड प्लम्बम, तो लेड ऑक्साइड का प्रयोग आप उसमें करते हो। लेड और लेड ऑक्साइड की उसमें प्लेटें लगी होती हैं, इलेक्ट्रोड लगी होती हैं, जिसको आप प्लेट कहते हो ना आम भाषा में, वो इलेक्ट्रोड लेड और लेड ऑक्साइड के लगे होते हैं। अब अंतिम प्रकरण है इस अध्याय का, संक्षारण। 10th से पढ़ते आ रहे हो संक्षारण, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है यहाँ भी। संक्षारण में मात्र आप ये बताओगे कि किसी भी नमी को
या आर्द्रता को यदि कोई धातु संग्रहित कर लेता है तो वो संक्षारित हो जाता है और उसकी इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। क्योंकि थोड़ा सा अपग्रेड हो जाओ और अपग्रेड होके समझो कि पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष लगभग जो लोहा है बालक ना, लगभग 15% संक्षारण के द्वारा नष्ट होता था। तो अब इस नष्ट होने से बचाव के लिए, इस नष्ट से बचाव के लिए हम क्या करते हैं, इस संक्षारण से बचाव के लिए पेंट कर देते हैं। धातु को क्या करते हो, या उसको आयल में डुबो देते हो। क्या करते हो, आयल में डुबो देते हो। एक प्रक्रिया है टिनिंग। एक प्रक्रिया क्या है, टिनिंग है। टिनिंग प्रक्रिया में आपको पता है टीन, एसेंस से दर्शाते हो ना, टीन स्टेनम लैटिन नाम होता है टीन का। अब इस स्टेनम टीन की परत को हम चढ़ा देते हैं लेप के रूप में, तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, टिनिंग कहलाती है। और उस धातु को हम संक्षारण से बचा लेते हैं। दूसरी प्रक्रिया गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजिंग कहते हो इंग्लिश में। और इसमें हम जिंक की परत चढ़ाते हैं और इस जिंक की परत से वो हमारी धातु क्या हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है। और वो धातु सुरक्षित हो गई तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हो, गैल्वेनीकरण कहते हो, गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। इसके साथ ये संपूर्ण अध्याय क्या होता है, समाप्त होता है। आगे के लेक्चर में हम अगला अध्याय रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन करेंगे।